कि जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सोच लीजिए, चुनाव जीतने के लिए अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो याद रखिए, मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे वो आर्टिकल 25 हो, 29 हो, राइट टू इक्वालिटी हो, ये तमाम चीजें हमको इस बात की गारंटी देती हैं कि हम अपने मजहब पर चलें, अपने कल्चर पर चलें। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब संसद में मणिपुर पर इतनी चर्चाएं हो रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने बिल को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। लोक सेवा बिल जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने पास करवाया, और तमाम और ऐसे बिल हैं जो पास करवाने की बात कही जा रही है, और इसमें दावा किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टी इन मुद्दों को उठने नहीं देना चाहती है। तो इसलिए यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ये कोशिशों में लगे हैं कि संसद में जाकर इस बिल को पेश करें और इसे भी पास करवा दें, क्योंकि जो कार्यवाही में खलल दी जा रही है इसमें फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही हो रहा है। अब ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को भी संसद में उठाया जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री काफी कुछ बोलते हुए नजर आते हैं कि जिन लोगों को तीन तलाक से आपत्ति नहीं है तो वो इस बिल का विरोध करें, और जिन्हें तीन तलाक से आपत्ति है तो साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि उनकी मंशा क्या है। तो ये सारी चीज़ों का खुलासा करते हुए यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए ये दावा देश के प्रधानमंत्री करते हुए नजर आने। क्या कुछ देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी तीन तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है, और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया।
हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री को तो आपने सुना, लेकिन उसके बाद सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए क्यों लाया? 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही क्यों इस बिल को लाया गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पूरे देश में सभी धर्मों को लेकर और सभी लोगों के लिए समान माना जा रहा है, एक कानून, एक देश की बात कही जा रही है, तो सिर्फ यहाँ पर उदाहरण मुस्लिम समुदाय की शादियों का क्यों दिया जा रहा है? मुस्लिम समुदाय के नियमों को लेकर क्यों कहा जा रहा है? धार्मिक नियमों पर क्यों यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है? तो इसी पर आपत्ति जताते हुए यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। इतना बड़ा मसला बीजेपी देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। पूछना चाहती है कांग्रेस में जो नौ रत्न बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की ताईद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते हैं, तुम भी बोलो यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला।
जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में दो कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में दो कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। नहीं, एक घर में दो कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या है अंग्रेजी में? कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में, मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा, नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए। मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग, 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है। मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री, समानता, अनेकता अलग चीज है। ये देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है? भारत एक रजाई की तरह है, नेहरू ने कहा था, जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए। ये भारत की खूबसूरती है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। जिस तरीके से आपने सुना उसके बाद सीधे तौर पर यही बातें सामने आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भरी संसद में रद्द करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर फिर से देश में सामुदायिक हिंसा को भड़काने के लिए देश के प्रधानमंत्री इन तमाम बिलों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे CNRC को लाया गया इसी मकसद से, ताकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो पाए और यहाँ पर हम वोट बटोर सकें। अब इस CNRC का मुद्दा कहां दिखाई देता है? अब शांत हो गया है, क्योंकि यहां पर अब कोई चुनाव के दौरान जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को करना था वो तो उन्होंने हासिल कर लिया है। ठीक उसी तरह से अब यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को लाया जा रहा है। लेकिन क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर हस्ताक्षर करते हुए नजर आएगी? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में पेश होगा, पास होगा, हस्ताक्षर होंगे राष्ट्रपति के और सीधे तौर पर पूरी लंबी प्रक्रिया के तहत देखा जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर यह आसानी से पास हो पाएगा या फिर रोक लगाती हुई नजर आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।